हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है विधायिका। बच्चों, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप जाकर वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से जो विधायिका होती है, किस तरीके से लोकसभा है, राज्यसभा है, इनका चुनाव किस तरीके से होता है, योग्यता क्या चाहिए, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा की आखिर शक्तियां क्या होती हैं। तो बच्चों, पहला तो याद रखना कि लोकसभा क्या होती है, जो संघ सूची और संवर्ती सूची। अब आप बोलिएगा कि संघ सूची और संवर्ती सूची क्या होता है, तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा जो संघवाद चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषय में जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया है, ये सबसे पहले लोकसभा को दिया गया है। और एक चीज और आपको बता दूं, धन विधेयक और सामान्य विधेयक सबसे पहले जो होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो भी कर यानी टैक्स से संबंधित होता है, इसके साथ साथ बजट और वार्षिक वित्तीय जो चीजें होती है ना, ये सबसे पहले ये सारे के सारे प्रस्ताव सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं, उसके बाद राज्यसभा में जाते हैं। इस चीज को एक चीज बता दूं बच्चों आप लोगों को, आखिर जो विधेयक और प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कानून। यानी कोई भी कानून बनाया जाएगा उसमें लोकसभा और राज्यसभा की सहमति अनिवार्य होगी। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले वो विधेयक किसके पर जाएगा, लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा। तो इसके साथ साथ बता दो बच्चों, प्रश्न पूछकर, पूरक मतलब जवाब देकर और प्रस्तुत लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है लोकसभा। इसके साथ साथ अगर संविधान में संशोधन करना होगा कोई सा भी, तो वो उससे संबंधित जो बिल है या विधेयक वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होगा। इसके साथ साथ आपातकाल की घोषणा, आप लोग आपातकाल के बारे में जानते ही हो कि जो देश में आपातकाल लगाया जाता है, जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति जो आपातकाल से संबंधित जो भी विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं और उन्हें सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, तो इससे संबंधित विधेयक भी सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। और इसके साथ साथ समिति और आयोगों का गठन किस प्रकार होगा, उनके कार्यों के बारे में विचार करने का अधिकार सबसे पहले लोकसभा को दिया गया है। और मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। इसके बाद इसे पास समझा जाता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की शक्तियों के बारे में। तो बच्चों याद रखिएगा, सामान्य विधेयकों पर, जो सामान्य विधेयक है जैसे किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना या घटाना, ठीक है, तो उस संबंधी जो विधेयक है उन्हें पारित करती है। और धन विधेयक में संशोधन अगर करना है तो राज्यसभा कर सकती है। दूसरा, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, यानी संविधान में संशोधन लोकसभा करेगी और उसके बाद राज्यसभा के पास जब आएगा तो उसको पारित करेगी राज्यसभा। इसके साथ साथ प्रश्न पूरक, प्रश्न पूछकर, संकल्प, है ना, और प्रस्ताव करके कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव में भागीदारी भी कौन लेता है, राज्यसभा लेता है। इस चीज को याद रखिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना के लिए स्वीकृति राज्यसभा की अनिवार्य है। इसके साथ साथ जो राज्यसभा है वो राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है। और इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, उसे उपराष्ट्रपति कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे आखिर संसद जो होती है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो बच्चों, पहला है बहस और चर्चा। अब इसका मतलब क्या होता है, तो संसद को कार्यपालिका द्वारा कोई भी, अगर कार्यपालिका कोई भी कानून बनाती है तो बहस का मौका सबसे पहले संसद के पास जाता है। सबसे पहले संसद क्या करती है, बहस और विचार विमर्श करके ही उस कानून को पारित करती है।
और संसद के बहस के दौरान 2 काल आते हैं, एक होता है प्रश्न काल, एक होता है शून्य काल। अब भाई ये क्या होता है, चलिए बात करते हैं। पहला बात करते हैं आखिर प्रश्न काल क्या होता है। तो नॉर्मली बात क्या है कि संसद का अधिवेशन हर दिन होता है, तो हर दिन संसद के अधिवेशन के दौरान क्या आता है, प्रश्न काल आता है, जिसमें संसद के सदस्यों को पूछे गए सवालों का जवाब देना अनिवार्य होता है। भाई जवाब तो देना पड़ेगा। दूसरा होता है 11 बजे के बाद शून्य काल आरंभ हो जाता है, और शून्य काल के अंतर्गत क्या होता है, जो 11 बजे के बाद, जिसके अंतर्गत संसद के सदस्य जो होते हैं इनको जवाब देना अनिवार्य नहीं होता। सवाल तो पूछे जाएगा लेकिन जवाब देना अनिवार्य नहीं होता। तो ये संसद के बहस के दौरान 2 काल आता है, प्रश्न काल और शून्य काल। चलिए अब बात करते हैं कानून की स्वीकृति। इस चीज को याद रखिएगा, संसद के पास कानून को पास करने या रद्द करने दोनों का अधिकार होता है। अगर कोई भी विधेयक या कानून, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक संसद की अनुमति ना हो। संसद क्या करता है, उसे पास भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता, ठीक है ना। इस प्रकार से भी संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण का मतलब क्या है, आप सभी को पता है। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, यानी सरकार कोई भी योजना चलाती है तो उसको लागू करने के लिए धन की जरूरत होती है, और धन की व्यवस्था बजट द्वारा होता है, और बजट केवल कहाँ, संसद में पेश होता है। इस तरह संसद वित्तीय नियंत्रण करके भी क्या करती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है कि हाँ भाई पैसा कहाँ चाहिए, ये सवाल संसद के पास पूछने का पूरा अधिकार है। और विधायिका कार्यपालिका के बजट के पास करने या मना कर सकती है, ठीक है। इसकी शासन लेकिन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त नहीं होता। अब चलिए आगे बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब जब क्या होता है, संसद का सबसे ताकतवर जो हथियार होता है ना बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव होता है, जिसके जरिए संसद को कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती है। अब बात करते हैं बच्चों संसदीय समितियां। अब संसद अकेला तो काम करेगा नहीं, बहुत सारी समितियां होती हैं। इन्हीं समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों पहला बात करते हैं संसदीय समितियां होती क्या है। तो संसद किसी भी कानून को बनाने के लिए कोई उन कानूनों पर क्या करती है, गहन अध्ययन करती है, गहराई से अध्ययन करती है, जिसमें उससे अधिक समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। इस कार्य को संसदीय समितियों द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं कि संसदीय समितियों का कार्य क्या होता है। तो पहला कार्य ये होता है कि संसदीय समितियां क्या करती है, जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा मांगे गए खर्चे या पैसे की जांच करती है, हाँ भाई पैसा खर्च हुआ कहाँ। दूसरा संसद का कार्य है कि संसदीय समिति विभिन्न विषय पर कानून बनाने के लिए सुझाव देती है, हाँ भाई सरकार को किन चीजों पर कानून बनाना चाहिए। तीसरा संसदीय समितियों का कार्य है कि संसदीय समितियां क्या करती हैं, घोटाले और जो भ्रष्टाचार होता है इन सब की जांच करने का अधिकार संसदीय समितियों को है। इससे संसदीय समितियों से क्या होता है, संसद का काम और बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि संसदीय समितियों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे पहला होता है वित्तीय समिति, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बच्चे को ये समिति सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय या अंग या विभाग हैं उनके द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, ठीक है ना। तो उनका नियमन यानी कार्य को चलाने के लिए, सुधार लाने के लिए या कार्य कुशलता की जांच करने के लिए काम कितना हुआ है भाई, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जांच करने के लिए वित्तीय समितियां बनाई गई हैं, जिसमें ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है लोक लेखा समिति, एक होता है प्राक्कलन समिति, एक होता है तदर्थ समिति, एक होता है तदर्थ समिति। अब तदर्थ समिति का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समिति किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है और जब वो विशेष कार्य कंप्लीट हो जाता है तो तदर्थ समिति को समाप्त कर दिया जाता है। इसीलिए तदर्थ समिति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है बच्चों स्थायी समिति। अब स्थायी समिति का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समिति सरकार की क्या करती है, जो विभिन्न विभाग है उनके द्वारा मांगे गए जो खर्चे है ना या बजट की देखरेख स्थायी समिति करती है। और अब बात करेंगे बच्चों सबसे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोकसभा की जो अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर भी कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पहला तो याद रखिएगा लोकसभा की जो कार्यवाही के लिए संविधान में क्या क्या एक व्यक्ति को चुना गया है जिसे कहा जाता है स्पीकर। अब क्या होता है, लोकसभा के सदस्य अब इनका चुनाव कैसे होता है बच्चों, लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, जिनमें सब लोकसभा सदस्य हैं, उसी में से एक व्यक्ति बहुमत के आधार पर चुना जाता है, जो अपने जो दल है या पार्टी है उसकी सदस्यता को छोड़ देता है, ठीक है ना, और उसी का चुनाव किया जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि आखिर जो ये समितियां ऐसी हैं, आखिर इन समितियों के कार्य क्या होते हैं। तो पहला बच्चों कार्य होता है
कि जो स्पीकर होता है, आप सभी को याद रखना है कि वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला है। इससे पहले जो थे वो सुमित्रा महाजन थी, ठीक है ना। अभी ओम बिरला हैं जो दूसरी बार बने हैं लगातार। तो स्पीकर क्या करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, संसद में अनुशासन बनाया जाता है कि हाँ भाई कोई अनुशासन में सभी लोग हैं। दूसरा, प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है, कोई भी विधेयक या कानून है उसको प्रस्तुत करता है। तीसरा काम क्या है, लोकसभा के जो कार्यक्रम को निर्धारित करता है कि हाँ भाई काम किस तरीके से किया जाएगा, और ये सारा काम वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष तो होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता में कार्य किया जाता है स्पीकर के। सदस्यों को क्या करते हैं, ये चेतावनी भी दे सकता है। यहाँ तक कि स्पीकर के पास इतनी ताकत होती है ना कि वो सभा से या संसद से बाहर भी निकाल सकता है। इसके साथ साथ जब तक लोकसभा का स्पीकर हस्ताक्षर नहीं करेगा किसी विधेयक पर, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। अब मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बार बार मैंने विधेयक बोला है ना। चलो आपके लिए मैं बोलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो विधेयक के ऊपर बनाऊंगा। आखिर विधेयक होता क्या है, कितने पार्ट्स में होता है, बस अभी आप इस चीज़ को याद रखिएगा। विधेयक एक कानून होता है। शुरुआत में इसे विधेयक कहा जाता है, जब ये पास हो जाता है तो ये कानून बन जाता है। तो चलिए बच्चों, ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।